हमारे यहाँ पे एक डिजीज़ का जो है ना वो एरा भी शुरू हो जाता है। कॉमनली जो डिजीज़ मई जून जुलाई में आ जाती है वो आती है जी कोंगू वायरस। अभी कोंगू वायरस है क्या? ये होता कैसे है? ये पहाड़ी इलाकों से आता है, जो जितनी भी हमारी नॉलेज काम करती है, और ये फिर जानवरों से, एनिमल्स से इंसानों में आता है, उनमें कैसे होता है, ये बेसिकली सारा माजरा क्या है और गर्मी से इसका कितना लिंक है। आए इस बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमने जो है वो एक बहुत खास मेहमान को दावत दी हुई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फातिमा मजीद। अस्सलाम वालेकुम मैम। कैसी हैं मैम, आप ठीक हैं? मैम जो है शी इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, स्पेशलाइज्ड इन एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, पीएचडी इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। मैम वेलकम टू द शो। आपको कैसा लग रहा है हमारा सेटअप पॉडकास्ट का, ये सारा रेडियो शो का? Thank you so much. It was really very amazing, and it's a very great platform and nicely talk to you. परफेक्ट। अच्छा मैम, सीधा टॉपिक पे आते हैं, बिकॉज आप देखें मई जून गर्मियाँ आ गई हैं। जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है तो नई किस्म की डिजीज़ आ जाती हैं। हमें उनका नाम तो पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो एक्चुअली में हैं क्या और वो हमारी लाइफ में कितना इफेक्ट कर सकती हैं। तो आजकल जो हमारा मेन हॉट टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ कोंगू वायरस। अब इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल। कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर बेसिकली CCHF इसका एक पूरा आप कह लें कि ये एब्रीवेशन है CCHF, क्राइमन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर। इसके हम थोड़ी सी हिस्ट्री से अगर स्टार्ट करते हैं तो क्राइमन बेसिकली कंट्री है जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है इस वायरस को जो है वो हिस्ट्री में डिस्कवर किया गया था 1944 के अंदर। एंड देन 1956 के अंदर इसको कॉन्गो जो हमारे पास है अंटार्कटिक का, उसके अंदर इसको जो है वो डिस्कवर किया गया, आइसोलेट किया गया लैब के अंदर, और उस मुनासबत से इसका नाम क्राइमन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर जो है वो रख दिया गया। आफ्टर डैट पाकिस्तान की अगर बात करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 1976 के अंदर रावलपिंडी के अंदर इसको आइसोलेट किया गया, और इससे होने वाली मोर्टेलिटी रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। और उस वक्त क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर वो सारी चीज़ें, प्रोटोकॉल्स मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से इसको बाकी हेमरेजिक फीवर्स के साथ और बाकी हेमरेजिक डिजीज़ जो कि वायरस की वजह से होती हैं उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया गया। अच्छा सॉरी, मैं आपको काट रहा हूँ। मुझे ये बताएं, आप कह रही हैं सबसे पहले 1960-70s में, 1944 में, 44 में पिंडी में, नहीं क्राइमन में, नहीं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में 1976 में 76 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रावलपिंडी में। अच्छा, अब पिंडी में जब आया ये नेचुरली वायरस आ जाता है, ये किस प्रोसेस के थ्रू आता किस तरह? बेसिकली जब हमारे पास बॉर्डर क्रॉस किए जाते हैं, रीजन्स क्रॉस किए जाते हैं, उसमें मेनली इसका जो हमारे पास कह लें कि ट्रांसमिटिंग एजेंट है वो वेक्टर है। ओके। और वेक्टर ने स्पेसिफिकली अपना साइकिल पूरा करना होता है एनिमल की बॉडीज के अंदर। ओके ओके। और जब रीजन्स या बॉर्डर्स को क्रॉस किया जाता है तो उसमें एनिमल्स की ट्रांसपोर्टेशन मोस्टली कॉमन चीज़ है जो कि देखने में आप कह लें कि आती है क्राइमन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अब ईद उल अज़हा है, ईद कुर्बान है, तो इस पे पूरे मुल्क में जो है वो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में या क्रॉस द बॉर्डर एनिमल्स की ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, हाँ जी। इसकी वजह से वायरसेस जो है वो इजीली बॉर्डर क्रॉस करके एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में एंटर हो जाते हैं, और वेक्टर अपना प्रॉपर्ली साइकिल कंप्लीट करता है, और जिसकी वजह से ये वेक्टर टू एनिमल्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमन जो है वो ट्रांसमिट होता है। जिस तरह अगर हम कंपेयर करें, बिकॉज़ सबसे कॉमनली दैट इज कोविड जो पूरी दुनिया जानती है, तो वो भी ट्रांसफर होना शुरू हो गया था। बिल्कुल पर्सन टू पर्सन। ये है कि ये जानवरों से इंसानों में ट्रांसफर होता है। बेसिकली माइग्रेशन का प्रोसेस इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पिंडी में भी माइग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू जब बॉर्डर क्रॉस किया गया था डिफरेंट अदर रीजन से, जैसे मैंने आपको कॉन्गो से बात बताना शुरू की, कॉन्गो और अदर इंटरनेशनल रीजन्स या बाउंड्रीज को जब क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर ये फॉर द फर्स्ट टाइम एंटर हुआ, तो उस टाइम पिंडी में इसका आउटब्रेक हुआ था। अच्छा, अभी बिफोर द शो स्टार्ट आप मुझे बता रही थी कि हम इसको ग्लोबली पहले इसको डिस्कस करते हैं। जब बाहर ये आउटब्रेक आना शुरू हुआ तो अब जिस तरह उस वक्त तो आई एम श्योर हम लोग थे ही नहीं, तो लेकिन जब कोविड का हमने देखा है कि एकदम से दुनिया हिल गई, हम लोग परेशान हो गई, हुआ कहते जब कोंगो आया तब भी इतना पैनिक क्रिएट हुआ था, चीजें इस तरह हुई थी। बेसिकली कॉन्गो को में पैनिक चीज़ें इसलिए नहीं हो पाती कि एक तो ये कि वेक्टर जब इन्वेट करता है एनिमल की बॉडी के अंदर तो चीज़ें ये सिम्टोमेटिक रहती हैं। ओके ओके। सिम्टम्स अपीयर नहीं होती हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि मोस्टली इसकी जो फर्टिलिटी रेट है, यानी आप कह लें कि अगर हम इसको आम पब्लिक के लिए बात करें, डेथ रेट जो है वो जस्ट 30 to 40% है। जैसे आपने जस्ट कह दिया, ये तो बड़ा खतरनाक नहीं है कि 30 to 40%? मतलब इसी अगर हम दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज के कंपैरिजन में बात करें तो उसका डेथ रेट बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा, ठीक। और वो रिपोर्टिंग भी ये पॉजिटिव बात है 30 to 40 पॉजिटिव समहाउ एज कंपेयर टू अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस और अदर हेमोरेजिक फीवर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक इन कंपैरिजन अगर मैं बात। अच्छा, अगर ये हेमोरेजिक फीवर की जो आपने जिक्र किया है, इसमें कॉमनली कौन से और आ जाते हैं इसमें आपका इबोला आ जाता है। इबोला भी। अच्छा, इबोला इज वेरी डेंजरस, राइट? तो ये उसका कोई सब ब्रांच क्या इससे कंपेयर कर सकते हैं इसको? इसमें बिल्कुल हम कंपेयर
कंपैरिजन कर सकते हैं। जो आपका कॉन्गो फीवर है, जो कॉन्गो हेमोरेजिक वायरस है, वो हमारे पास नेरो फैमिली है, वायरस की नेरो फैमिली में वो फॉल करता है। ये आरएनए वायरस है। ऑन द अदर हैंड जो आपका एबोला वायरस है वो आरएनए वायरस नहीं है, उस फैमिली डिफरेंट है, उसका जनरा डिफरेंट है, उसकी फैमिली डिफरेंट है, उसका वेक्टर डिफरेंट है। ओके ओके ओके, और इसका वेक्टर डिफरेंट है। परफेक्ट। अच्छा, अगेन जब वो दुनिया में आया तो उसके बाद से अब तक जो अगेन आप बता रही थी, मैंने आपको काटा था कि वो कोविड किस तरह फैल गया तो लोग पैनिक हो गए थे। जब कोंगू आया तो लोग पैनिक हुए, चीजें किस तरह सेटल डाउन? पैनिक खास इसमें सीजनल पैनिक आप इसको कह सकते हैं कि पीपल आर पैनिक इन पर्टिकुलर सीजन, क्योंकि सीजनल है ये। क्योंकि इसमें मेनली ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज कॉमन पब्लिक के लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसी डिजीजेस जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होती हैं। ठीक 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 है। एंड अनफॉर्चुनेटली 75% ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेज अकॉर्डिंग टू WHO डेटा, आपकी ह्यूमंस में जो डिजीजेज है इन्फेक्शियस, वो एनिमल जूनोटिक सोर्सेज है। अच्छा, एनिमल से ही आती है? एनिमल से ही आती है। अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, अगर इसकी कॉन्गो की बात की जाए तो इसके सिम्टम्स क्या है? अगर किसी इंसान को खुदा न खास्ता हो जाती है तो सिम्टम्स क्या आ जाता है? बेसिकली इसमें स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज इसकी इंक्यूबेशन स्टेज होती है, सेकंड स्टेज इसकी प्री हेमोरेजिक स्टेज होती है, और थर्ड स्टेज इसकी हेमोरेजिक स्टेज होती है। ये तीनों स्टेज आप हमें लेमैन की तरह बताएं, हमें तो डॉक्टर्स की टर्म्स बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको 3 स्टेजेस पे आप इसको डिवाइड कर लें, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ओके। स्टेज 1 में ये होता है कि वायरस सिंपली जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है थ्रू सोर्स वेक्टर या जो भी आपको टिक बॉन्ड बेसिकली खास किस्म के हम उसको उर्फ में चीचड़ कह सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाँ जी, इस तरह के लफ्ज सुने हुए। हाँ, जिसको आप टिक इंग्लिश में कहते हैं, टिक बॉन्ड। बेसिकली टिक इसको कैरी करता है, और टिक जब किसी इन्फेक्टेड एनिमल को, काउ, शीप, कैमल, किसी को भी जब अगर बाइट करता है और बाइट करने के बाद वो किसी ह्यूमन को बाइट करता है, तो देन वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, और एंटर होने के बाद अपना साइकिल पूरा कंप्लीट करता है। सिम्टम्स हमारे हमें कैसे पता चलेगा? ये जनरलाइज सिम्टम्स हमारे पास सबसे पहले नोजिया है, वॉमिटिंग है, सोर थ्रोट है, और अगर स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करें तो फोटोफोबिया है। अच्छा, सेंसिटिविटी टू लाइट इसको कहते हैं। ओके ओके। आई सोरनेस इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर आपके पास डिजीनेस आ जाती है, और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए विद इन लाइफ, उस टाइम के अंदर जो टाइम पीरियड होता है वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि नॉर्मली अगर डायरेक्ट टिक अगर आपको इन्फेक्ट करता है तो शॉर्ट हो जाता है, और अगर स्क्रीशंस आपको इन्फेक्ट करती हैं तो तब आपका टाइम पीरियड मजीद कह लें कि प्रोलॉन्ग हो सकता है, क्योंकि टिक डायरेक्टली आपको इन्वेड कर रहा है। अच्छा, हम पाकिस्तानियों में वैसे एक चीज है, हम लोग थोड़े ना कैजुअल हो जाते हैं। हमें नज़ला जुकाम भी हो तो हम तो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। ये हेमरेजिक है। अच्छा। इसमें नोज ब्लीड स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आपकी अच्छा, डिफरेंट अच्छा। बॉडीज के ऊपर जो है वो पेटिकियल इकीमोसिस, ये साइन स्टार्ट आना शुरू हो जाता ये है। हेमरेजिक स्टार्टिंग से ही ऐसा हो जाता? ये स्टेज 3 में आता है, जो मैंने आपको हेमरेजिक स्टेज में जो मैंने आपको बताया ना, उसमें ये चीजें। अच्छा, लेकिन स्टार्टिंग में वही अगेन नोजिया है, वॉमिटिंग है, वो वाली चीजें होंगी। बिल्कुल, लेकिन ये सेवेरिटी पकड़ता जाता है अगर आप इसको मैनेज नहीं करते हैं। अच्छा, बेसिकली परफेक्ट। इसको इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी बंदे का किसी जानवर से, एनिमल से इंटरेक्शन हो रहा है और उसके दौरान वो उसको ये चीज फील हो रही है, तो वो वेट ना करे इस चीज का कि यार ये तो कॉमन है, बीमार हो, वो जाके फौरन डॉक्टर को चेक करवाए। बिल्कुल। ईद गुरबा पे आपने देखा है कि बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सारे जो हमारी ये एनिमल की मंडियां हैं डिफरेंट जगहों पे लगी हुई हैं, वहां जाके उनका एक्सपोजर हो रहा है, और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो रहा है। इवन घरों में भी हम ले आते हैं 3-3, 4-4 दिन पहले या हफ्ता पहले, ठीक है, वो आए तो उसी एनिमल मार्केट से होते हैं, टिक उनकी बॉडी के ऊपर मौजूद रहते हैं। उनके साथ बच्चे भी एक्सपोज कर रहे होते हैं, बूढ़े भी एक्सपोज कर रहे होते हैं, बड़े भी। अच्छा, बॉडी में जाकर ये कैसे इफेक्ट कर रहा होता है? जिस तरह आपने एक तो मुझे बताया कि वो स्किन पे पैचेस उसके आना शुरू हो गए, इसके अलावा और की बॉडी में या के अंदर जाके क्या सिस्टम? सिंपली आपका एक्सपोजर एनिमल से हुआ, एनिमल की बॉडी के ऊपर टिक मौजूद है, वो टिक आपको बाइट करेगा। जब टिक आपको बाइट करेगा तो बेसिकली वो कैरी कर देगा एनिमल की बॉडी से वायरस को लेके, CCHF वायरस जो है आपकी ह्यूमन की बॉडी के अंदर। जब ह्यूमन की बॉडी के अंदर उसको करेगा तो टोटल वायरीमिया हो जाएगा। वायरीमिया यानी कि आप कह लें डिसैमिनेशन ऑफ वायरस इन ह्यूमन बॉडी। पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो वायरस स्प्रेड कर जाएगा विद इन सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर। कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है इसका? जी बिल्कुल, 14 डेज ऑन एन एवरेज होता है इसका। और अगर इससे प्रोलॉन्ग कर जाए तो फिर हमारे मेजर जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो फेलियर की तरफ जाना शुरू कर जाते हैं। ठीक। अच्छा, ट्रीटमेंट जो है वो कितना अर्ली हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसको एज सून एज पॉसिबल? अगेन डिपेंड अपॉन कि किस स्टेज पे आपके पास मरीज रिपोर्ट हो रहा है। अच्छा, इस वैसे इसका कोई है बैड स्टेज है कि आप तो लास्ट स्टेज आप कुछ नहीं हो सकता, ऐसा भी कुछ चक्कर होता है? बिल्कुल, हेमरेजिक की जैसे मैंने आपको बताया, पेटिकी बताया, एकीमोसिस बताया मैंने आपको, नोज ब्लीड बताया है, सडन बॉडी से, ये लास्ट स्टेजेस हैं। और इवन इससे भी अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन की तरफ जाते हैं तो हेपेटोमेगैली आ जाती है, स्प्लीनोमेगैली, आपके जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो फेलियर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। किडनी
किडनी फेलियर की तरफ जाना शुरू कर देता है, लिवर फेलियर की तरफ जाना शुरू कर देता है, आपके लंग्स फेलियर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं अगर आप उसको ऑन टाइम ट्रीटमेंट नहीं करते तो। ये तो बड़ी खतरनाक बातें बता रही हैं मैम। मुझे ये बताएं, इसका स्टार्ट अगर हम ट्रीटमेंट करें तो वैसे इसका जनरल प्रोसीजर क्या है? फॉर एग्जांपल किसी बंदे को डायग्नोस हो गया, स्टेज 1 है, इतने खतरनाक नहीं जाते जी, हम, बिल्कुल। तो उसका कैसे आप लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं? सिंपली आप इसमें डिफरेंट डायग्नोस्टिक लैब्स हैं वो करवाएं, डी डायमर है, आपकी Specific test हैं इसके? सीबीसी रिपोर्ट है, अच्छा, उसमें ठीक है। ल्यूकोपीनिया देखते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। अगर इनका लेवल जो है वो फॉल किया हुआ है तो फौरी तौर पे, और साथ में सिम्टोमेटिकली भी पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, फोटोफोबिया है, सोरनेस ऑफ आइज है, लेथार्जिक है। इसके अलावा जो मैंने आपको जनरलाइज में बताई है कि ऑल ऑफ सडन पूरी बॉडी से ब्लीड स्टार्ट हो जाता है, नोज बट ब्लीड। आप लोग इसको ट्रीटमेंट एज एन दवाइयों स्टार्टिंग में दवाई दे देंगे? कोई स्पेसिफिक टेस्ट के ऊपर ये बेस कर रहा होता है। Okay. बेसिकली आरटी-पीसीआर हम फौरी तौर पे करवाते हैं। पीसीआर एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है इसके लिए। Okay. और इसमें ये होता है कि स्टेज 2 के ऊपर एंटीबॉडीज डिटेक्ट होना शुरू हो जाती हैं इन्फेक्टेड पेशेंट की अच्छा, ब्लड ठीक के है, अंदर। ठीक हो गया, ठीक जब एंटीबॉडीज पिक होना शुरू हो जाती हैं तो हम स्पेसिफिकली डायग्नोस्टिक उसको क्राइटेरिया की बेस के ऊपर मेडिकेशन स्टार्ट करवा देते हैं। अच्छा, और अच्छा, इसमें एंटी वायरल ग्रुप जो है रिबावायरन, वो इसमें मोस्टली जो है वो उससे ट्रीट किया जाता हो है। जाता। अच्छा, आप मुझे बता रही थी जो कि फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक भी बंदा लग गया, वो खा रहा है, तो ये कितनी देर तक उसको आराम मिल जाता है, ये ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है वो? एंटी वायरल आपको ऑलमोस्ट आप कह लेंगे 14 डेज तक, 7 to 14 डेज। अच्छा, 14 डेज हाँ तक। जी। अच्छा, इसके बाद वो परफेक्ट ठीक हो जाता है कि नहीं, आहिस्ता आहिस्ता और बेहतरी बॉडी आती के है? अंदर वायरस तो मौजूद रहता है, ये नहीं है कि नहीं मौजूद रहता। वायरस की आप कह लें कि जिसे कहते हैं बाकियात, क्या रहता है? ठीक है, पीसीज ऑफ वायरस Okay. वो मौजूद रहते हैं, लेकिन वायरस की वेरुलेंसी जो है वो खत्म हो जाती है। अच्छा, वो इसमें ये भी इफेक्ट होता है जिस तरह कि एक दफा एक इंसान को हो जाए तो दोबारा उसको नहीं हो सकता उस सीजन में, ऐसा कुछ होता है? नहीं, इस तरह नहीं है। ये दोबारा क्योंकि भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं हो सकता। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अब जिस तरह ईद का सीजन आ गया, अब तो ईद, अगर किसी जानवर को है और उसको हम कुर्बानी के बाद उसका मीट खा लेते हैं, तो वो अगर उसके ब्लड और मीट के अंदर भी ये वायरस होगा और वो हमारे जो अगर हम उसको खाते हैं तो उससे भी इफेक्ट होंगे हम? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर तो इसमें 2-3 चीजें हैं। इसमें वायरस 14 डेज के बाद अपना साइकिल पूरा करने के बाद जो है वो टोटली कह लेंगे खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, लेकिन अगेन उसके रिमेनिंग्स मौजूद रहते हैं ब्लड के अंदर। लेकिन अगर वो स्टेज नहीं पहुंची, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गन फेलियर की तरफ और पेटिकी केमोसिस और वो सारी कॉम्प्लिकेशन की, ये हम अब एनिमल्स की बात कर रहे हैं ना? एनिमल्स की बात कर रहे हो। इसीलिए कहा जाता है कि आप हाई फ्लेम पे जितना भी रॉ ना खाएं। रॉ मीट तो बिल्कुल raw तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बहुत से रीजन्स के अंदर रॉ खाया जाता है। हाँ, वो तो फिर शीप है, गोट है, दूसरी चीजें हैं, क्योंकि कॉन्गो वायरस सिर्फ एशिया में नहीं है। कॉन्गो वायरस जो है वो आपका यूरोप के अंदर है बहुत ज्यादा, आपके ये जो गल्फ है इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और दूसरे फैक्टर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। अच्छा, गर्मियों में ये ज्यादा ग्रो करता है? जी, ये गर्मियों में ज्यादा करता है। क्लाइमेट चेंज या टेम्परेचर रेज जो है वो एक वन ऑफ द आप कह लें कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ CCHF, क्योंकि टिक्स बेसिकली कैरियर हैं इसमें। ओके। और टिक्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन हाई टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी के अंदर बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, जैसा कि आपने मुझे अभी कहा है कि अगर हम कुक करें इसको तो वो ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगा हाई फ्लेम के ऊपर, तो हाँ जी हो हाँ, तो लेकिन वो अगेन फिर वो गर्मी है जो हब और हीट है, तो उससे तो फिर इसको और कम नहीं होना टिक नहीं चाहिए? ना डेड होते। अच्छा, टिक नहीं डेड होते, वो टिक का सर्वाइवल टेम्परेचर ये है। अच्छा, ठीक, टिक हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करते हैं, ह्यूमिडिटी में सर्वाइव करते हैं। अच्छा, तो अब हम अगर टिक है और हम वो कुक कर रहे हैं तो फिर वो अंदर सर्वाइव कर रहा है उसके? वो मीट की बात कर रहे हैं, यस, वो तो सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइव कर तो रहा है। कुक की तो नौबत ही नहीं आती है। व्हेन यू आर डीलिंग विद रॉ मीट, इवन अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई ब्रेक लगा हुआ है, कोई वुंड है, तो वो तो डायरेक्टली उस सोर्स से भी एंटर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने उसको एडिबल फॉर्म के अंदर ही कंज्यूम करना है तो ही वो आपको इन्फेक्ट करेगा। वो वैसे भी हो जाएगा। आपका एक्सपोजर तो मीट के साथ हो गया, बॉडी के साथ, हाँ। ठीक है, तो स्किन पे कहीं ना कहीं ब्रेक तो हमारे होता है, कहीं ना कहीं वूंड तो होता ही है, तो वो इन्फेक्ट तो करेगा आपको। और अगर टिक मौजूद है तो टिक डेफिनेटली ब्रेक कर देगा आपकी बॉडी को काटने के अच्छा, बाद। ये एक इंसान से दूसरे इंसान को भी ट्रांसमिट हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये किस तरह, किसके थ्रू? फॉर एग्जाम्पल हम हॉस्पिटल सेटिंग की अगर बात करें तो हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर आप कह लें कि जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन एडमिट है हमारे पास CCHF के साथ, या सस्पेक्टेड है, नॉट कंफर्म, सस्पेक्टेड है, तो उसका ब्लड आप उसके साथ डील कर रहे हैं, उसकी ब्लड की प्रोडक्ट्स के साथ, या ऐसे यूटेंसिल्स या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि उसके ब्लड को टच हुए हैं और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन उसको टच कर लेता है, तो वो डेफिनेटली इन्फेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, उन्होंने तो बड़े प्रिकॉशंस लिए होते हैं सारा कुछ। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो घर में स्टेज 1 पे है
वो भी अपनी फैमिली के लिए डेंजरस है बिल्कुल, वो भी अपनी फैमिली के लिए डेंजरस है अनलेस अंटिल हेमरेजिक स्टेज पे वो डेंजरस है। अच्छा, हेमरेजिक स्टेज पे वो डेंजरस एज कोई जूठा नहीं खाना या टच नहीं, नहीं, ऐसा जूठा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो अगर ट्रांसमिट हो सकता है तो वो मैक्सिमम किन चीजों के साथ हो सकता है? वो अगर आपके पास क्रिश्चियंस में मेनली आपके पास ब्लड आ जाता है, ब्लड आ जाता है, लीस्ट में आपके पास मिल्क आ जाता है और अदर सिक्रीशंस आ जाती हैं। अच्छा, इनके थ्रू जो है वो ह्यूमन से दूसरे ह्यूमंस में जो बिल्कुल, ट्रांसफर हो सकता हाँ है, जी, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, जिनका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है, अब वो कितना रोल प्ले करता है इस सारे सिनेरियो के अंदर? ये इम्यून सिस्टम का कोई ताल्लुक है भी इससे कि नहीं है, ये भी बता दें। इम्यून सिस्टम का इससे आप कह लें इनडायरेक्टली ताल्लुक है कि आप क्विक रिकवरी की तरफ चले जाते हैं। ओके ओके, लेकिन वो इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होने का ये मतलब नहीं है कि ये होगा नहीं, होगा, जरूर होगा आपको। बिल्कुल, ये नहीं है कि नहीं होगा, हाँ, क्योंकि टिक ने आपको बाइट करना ही करना है और वायरस ने आपकी ब्लड के अंदर एंटर होना ही होना है। अच्छा, इससे सेफ रहने के लिए हम लोग क्या प्रोसीजर कर सकते हैं? बिकॉज अब देखिए हमारा इंटरेक्शन तो एनिमल से होना ही होना है, हमने ये थे ऑफ कोर्स, तो इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने आप को? इसमें सबसे पहले अगर आप आम पब्लिक की बात करें तो इसमें ये है कि मिनिमम एक्सपोजर कर दें अपनी एनिमल मार्केट्स के अंदर जो आप परचेज करने जा रहे हैं एनिमल्स को, जैसे बट दैट इज आजकल नॉट trend है। पॉसिबल ना, वो तो हमें जाना ही पड़ेगा। देखें, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो पब्लिक को एजुकेट करने की जरूरत है। ओके, अदरवाइज अगेन हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर एक तरह से हम बर्डनाइज्ड हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, exactly, ठीक है, हाँ जी। हमारे हॉस्पिटल्स जितने भी टर्शरी केयर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो इस तरह से वहाँ पे ऑलरेडी हम सफ़र कर रहे हैं अदर डिजीज से। तो अगर हम इस चीज़ की कॉमन मैसेज पब्लिक में अगर हम नहीं इस चीज़ को वेव करते तो हम आप कह लें कि इकोनॉमिकली बर्डनाइज्ड हो जाएंगे और सबसे पहले अवेयरनेस और कॉमन मैसेजेस स्प्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, एनिमल्स में कोई इसकी वैक्सीन वगैरह होती है कि उनको ही ना होता कि हमारे तक आए ना वो चीज़? स्टिल देयर इज नो वैक्सीन, बट आप कह लें कि इस पे काम हो रहा है। जो हमारे पास माउस ब्रेन है, माउस ब्रेन के सेल्स को ईस्टर्न यूरोप के अंदर एक्सट्रैक्ट करके इससे वैक्सीन बनाई जा रही है, बट स्टिल उसके ट्रायल अभी आप कह लें कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर नहीं है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड है अभी ये सारी चीजें, ट्रायल इसके अंडर डेवलप्ड है। देयर इज नो प्रॉपर वैक्सीन फॉर CCHF। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, द ओनली, अभी जहाँ तक मेरी नॉलेज काम करी, द ओनली वे टू प्रिवेंट इज कि आप मास्क पहन लें अगर आप जा रहे हैं मंडी में या जानवर से आप इंटरेक्शन। आप इसमें ये है कि अगर आपने मंडी जाना है, पहले बात तो ये कि बच्चों और बूढ़ों को बिल्कुल ना आप लेके जाएं। अगर लेके जाना भी है तो आप फुल स्लीव यूज करें और लाइट कलर जो है ना फैब्रिक यूज करें। लाइट कलर फैब्रिक को यूज करने का ये फायदा होता है कि टिक इजीली टिक जो है ना वो पिक हो जाएंगे। अच्छा, वो टिक नजर आ डार्क जाएंगे? कलर के होते हैं। अच्छा अच्छा टिक अच्छा, डार्क कलर के होते हैं और छोटे होते हैं। ओके, इतने छोटे नहीं होते कि आप उसको ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, यू कैन सी, बट वो डार्क कलर के होते हैं। और जब आप ऑफ वाइट के कोई भी शेड्स अगर आप यूज करते हैं, मंडी जाते हुए पहनते हैं, इस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो वो इजीली उसके ऊपर पिक हो जाते हैं और आप उनको फिर इजीली ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो स्किन को ज्यादा कम से कम एक्सपोज करें, ग्लव्स पहन लें, मास्क पहन लें, कैप पहन के बंदा चला जाए। हाँ जी, ये कह सकते हैं, लेकिन लाइट फैब्रिक लाइट फैब्रिक पहन लाइट लें, फैब्रिक, परफेक्ट। क्योंकि टिक लाइट फैब्रिक से पिक होते हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, पाकिस्तान में और जो यूरोप में जो ट्रीटमेंट हो रहा है, अगर इसको कंपेयर करें तो वो क्या है उसका सिनेरियो? इसमें यही है कि जैसे मैंने आपको ईस्टर्न यूरोप की बात बता दी है, अगर हम WHO के अकॉर्डिंग बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो WHO ने पूरी वर्ल्ड को 7 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। और एशिया और पाकिस्तान उसमें 7 ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर फॉल करता है। ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो, अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो उसमें ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि एंटी वायरल ट्रीटमेंट या सपोर्टिव ट्रीटमेंट है कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट। जैसे स्टेज 1 पे आपने बात की कि स्टेज 1 पे हम उसको एंटी वायरल अगर जरूरत नहीं है तो हम उसको सबसे पहले सब उसकी इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस उसका करेंगे एंड देन देखेंगे कि सिम्टोमेटिकली वो आगे एडवांस कर रही हैं चीजें या नहीं कर रही है। हमें एंटी वायरल की तरफ अगर जाना है तो किस हद तक जाना है, उसकी क्या हमें डोजेज जो है वो फिक्स करनी है। और वैक्सीन की मैंने आपको बता दिया कि पूरी दुनिया में इस वक्त इसके ऊपर वैक्सीन अभी तक नहीं बनाई गई, अंडर प्रोसेस है। सो ट्रीटमेंट इज ऑलमोस्ट आप कह लें सेम है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें या उसको कंपैरिजन करें विद अदर इंटरनेशनल सिनेरियोज के साथ, तो चीजें सेम है। बस ईस्ट यूरोप की मैंने आपको जो बात बताई है, वहां पे भी चीजें अंडर ट्रायल हैं अभी। ओके ओके, परफेक्ट। और ह्यूमन जो माउस ब्रेन है उसके सेल्स से चीजें एक्सट्रैक्ट करके इस पे काम किया जा रहा है। ठीक है। पाकिस्तान में कौन से ऐसे पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पे ये ज्यादा होता और वहां से फिर अगेन पूरे पाकिस्तान में फैलता? अगेन आप इसमें देख लें कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ 2023 के लास्ट समर की बात करूँ, बेसिकली इसका आप कह लें कि विंडो पीरियड मई से लेके अगस्त तक तो रहता है। हाँ जी, ठीक ठीक। तो मई से अगस्त तक 2023 में बलोचिस्तान में 81 सस्पेक्टेड केसेस थे। अच्छा, 81 से, ठीक 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 ठीक। तो बलोचिस्तान में ज्यादा इसके हैं? ठीक ठीक। केपी में 27 थे। ओके। इसी तरह से पंजाब में आप कह लें कि 12 थे
और इसी तरह से ये रेशियो जो है वो डिक्लाइन करती चली अच्छा, गई। पहाड़ी इलाकों में इसका भी इफेक्ट होता है बिकॉज डायरेक्ट धूप पड़ रही होता है तो हीट भी ज्यादा होती है। सर्दियों में तो खैर सर्दी होती है लेकिन गर्मियों में गर्मी बहुत होती है। पहाड़ी इलाकों में भी ये मैटर करता है, लेकिन अगेन वो आप कह लें कि टेम्परेचर का वहाँ पे डिफरेंस तो आ जाता है। हाँ, लेकिन वो गर्मियों में तो ज्यादा गर्मी होती है ना। नॉर्दर्न एरियाज, अपर पंजाब की अगर आप बात करें, सेंट्रल या अपर में इसका इतना ज्यादा नहीं अभी तक आप देखें इन्फ्लुएंस देखा गया जितना अच्छा, बलोचिस्तान में देखा अच्छा, गया, because क्योंकि हाँ, हाँ, 2023 में 81 सस्पेक्टेड केसेस हमने वहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक। अच्छा, कोंगो के जो मरीज हैं इनके साथ हमें एज इनको कैसे हैंडल करना चाहिए कि अच्छे तरीके से पेशेंट जो है वो अपने टाइमली रिकवर हो जाए? इसमें सबसे पहले अगेन एजुकेशन और अवेयरनेस की बात है। जब तक मरीज खुद हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर नहीं आता या हम घर में अपने आप कह लें कि कॉमन पब्लिक को हम मैसेज जब तक नहीं देंगे, इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं होगा। इवन मैं तो ये सोचती हूँ कि सीसीएचएफ के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है अभी तक बिल्कुल ऐसे ही। कि सीसीएचएफ क्या है। और जितने आपके स्लॉटर वर्कर हैं, जितने आपके फार्मर हैं, जितने आपके वेटनेरियंस हैं, ये वो ग्रुप है जिनके अंदर जो आप कह लें सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है। बिल्कुल ऐसे ही। और जो इनफॉर्मल स्लॉटरिंग कर रहे हैं, जो बुचर्स हैं आपके, वो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। बिल्कुल। तो ये कॉमन कॉज है, कॉमन सोर्स है सीसीएचएफ को स्प्रेड करने का। तो इन तक ये मैसेज जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे यहाँ कॉमन पब्लिक को सीसीएचएफ का पता ही नहीं है। तो दिस इज द मेन सोर्स। अच्छा, अब हमारे शो के थ्रू प्रोग्राम के एंड में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी इस हवाले से, वो जरा convey कर दें। इसमें मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्रॉपर स्लॉटरिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं, स्पेशली ईद कुर्बान पे, उसको फॉलो किया जाए। एक्रेसाइड्स वगैरह को और एंटी पेस्टिसाइड्स जो हैं, एंटी पैरासाइड्स जो हैं, उनको प्रॉपर उसकी प्रोविजन की जाए और इसके ऊपर प्रॉपर लॉ बनाया जाए और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए ड्यूरिंग ईद कुर्बा, ताकि ना सिर्फ कॉमन पब्लिक जिनको इस चीज की अवेयरनेस नहीं है वो भी इस चीज से प्रिवेंट हो सके, और जो हमारे ये सारे वर्कर्स हैं इनको भी इस चीज के बारे में नॉलेज जो है वो नॉलेज होना चाहिए, ताकि हमारा हेल्थ सेक्टर बर्डनाइज ना हो सके। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो मैम। शो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए मैम ने भी ये बात की है कि सबसे मेन चीज़ है दैट इज़ अवेयरनेस। हर चीज़ जो है वो हम लोग गवर्नमेंट पे या अपने हेल्थ सेक्टर पे नहीं डाल सकते। आपको खुद भी इस बारे में जो है वो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों तक आपने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीज़ों को जो है उस लेम मैन तक, उस आम इंसान तक मैसेज पहुंचाना कि कोंगो वायरस है क्या, इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो मैम। Thank you. ठीक है, सो दिस वाज कोंगो वायरस।